अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमारा जो फर्स्ट वीकली टेस्ट था वो हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टेस्ट को लेकर आज हमारा लेक्चर है कि उसकी सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्विंग फर्स्ट वीकली टेस्ट, ठीक है। जो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी कुछ MCQs में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर पूरी टेस्ट सॉल्व करवा दें एक बार। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। हमारे यहाँ फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also element of set B, then ये कह रहे हैं कि सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद हो तो कौन सी कंडीशन बनती है। यहाँ हमारे ऑप्शंस थे A इंटरसेक्शन B, हमारे यहाँ B ऑप्शन था A इक्वल्स टू B, हमारे यहाँ C ऑप्शन था A इक्वल्स टू और ग्रेटर देन B। तो आप देखें A इंटरसेक्शन B कब होता है, जब उनके एलिमेंट सेम हो, ठीक है। इसके लिए लाजमी नहीं है कि हर एलिमेंट सेम हो तो A इंटरसेक्शन B होगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये नहीं है, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये नहीं है। हमारे यहाँ C में पड़ा हुआ है कि A ग्रेटर देन या इक्वल है B के, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि A का हर एलिमेंट अगर B में मौजूद हो, यानी A बड़ा नहीं हो सकता, तो लिहाजा C भी नहीं होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है A इक्वल्स टू B। क्या A B एक दूसरे के इक्वल हो, या A B के इक्वल हो, या B A के इक्वल हो, तब क्या ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि ये कह रहा है कि A के सारे एलिमेंट अगर B में मौजूद हो तो लिहाजा कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? A इक्वल्स टू B। अगर A B के इक्वल होगा तो ही हमारे A के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो B में मौजूद हो पाएंगे। तो इस लिहाज से इसका आंसर जो था वो A इक्वल्स टू B था। अब हमारे यहाँ दूसरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है नंबर 2 पे, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, if the intersection of two sets is not possible, then it is said to be, हाँ ये कह रहा है कि अगर हमारे यहाँ दो सेट दिए हुए हैं उनकी आपस में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सेट ले लेते हैं, A इज इक्वल्स टू है 1 2 3, ठीक है, B इक्वल्स टू है 4 5, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे तो हमारे यहाँ आंसर क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोई ऐसा डिजिट है ही नहीं जो सेम हो। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि सेम अदद रखना, सेम जो उनके डिजिट हो वो रखना, ठीक है। तो यहाँ इनके अंदर कोई भी सेम डिजिट नहीं है। तो इसके हमारे यहाँ दूसरे जो हमारे यहाँ ऑप्शन दिए हुए थे वो ये थे कि ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, या डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अगर दो ऐसे सेट हैं जिनके अंदर इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो वो ओवरलैपिंग सेट कैसे कहला सकता है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि इसकी इंटरसेक्शन बनती हो। सिंगलटन सेट कैसे कहला सकता है? सिंगलटन सेट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, ठीक है गाइज, डिसजॉइंट सेट। हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। डिसजॉइंट का मतलब है कि अलग अलग, अगर इनको हम ग्राफ पे शो करें तो यूं बनता है, कुछ A यहाँ पे आ जाएगा, हमारे यहाँ B यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ओवरलैपिंग सेट का जो बनता है हमारे यहाँ वो ग्राफ वो यूं बनता है, मतलब इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट का ये बनता है कि इनके आपस में कोई रिलेशंस वगैरह नहीं है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एनीथिंग बिलोंग्स टू सेट इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, कह रहा है कि एनीथिंग बिलोंग्स टू सेट इज कॉल्ड। अगर कोई चीज़ सेट से बिलोंग करती है, जैसे कि उसके डिजिट कह रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे, सबसेट कहेंगे, या एलिमेंट कहेंगे? तो ये थ्योरी में हमने फर्स्ट पढ़ा था कि कोई भी
चीज़ शेप हो, फिगर हो, या यूँ कहूँ कि कोई डिजिट हो या अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हो, अगर वो सेट से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन है, दिस इज सेट गिवन। ठीक है, इज द सेट, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है विच हैज डैश एलिमेंट्स। ये एक सेट है जिसके अंदर डैश एलिमेंट्स हैं। तो कुछ बच्चों ने यूं किया है कि इसमें 0 एलिमेंट रख दिए हैं, क्योंकि उसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। नंबर 1 ए है 1 एलिमेंट, बी में है 2 एलिमेंट, सी में है 0 एलिमेंट एंड डी हमारा ऑप्शन है 5। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया है, इसको 0 एलिमेंट रख दिया है, क्योंकि इसके अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो ये 0 एलिमेंट नहीं होगा। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर एलिमेंट हमारे यहाँ 1 है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, लेकिन फिर भी बच्चों ने मिस्टेक की क्योंकि अंदर 0 पड़ा हुआ था। इस तरह से नहीं होता कि उसके अंदर 1 2 3 पड़े हों तो हम कह दें कि इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। वो पूछ रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 5 क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। हमारे यहाँ ये क्या दे रहा है, इसमें ए ऑप्शन दे रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, बी दे रहा है ऑप्शन हमारे यहाँ यू होगा, सी दे रहा है ऑप्शन हमारे यहाँ यू कॉम्प्लीमेंट होगा, और डी दे रहा है हमारे यहाँ ए। सिंपल सा। ठीक है, तो ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट हो और उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो कौन सी यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इसके आगे आंसर क्या आना चाहिए। बेसिकली ये सिंपल सा रूल है, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल किसी भी डिजिट पर एक कॉम्प्लीमेंट हो और उसका होल कॉम्प्लीमेंट हो उसी डिजिट पर, तो उसका ये होता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को मतलब कि कट कर दें, तो जो आंसर बचे वही होगा। बेसिकली आंसर तो यहाँ पर आ गया ए, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ए कैसे। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं आपको फाइंड कर देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी, यू डिफरेंस ए। ठीक है, तो हमारे यहाँ यू डिफरेंस ए हो गया। अगर हम रख देते हैं ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, और हमारा u रख लेते हैं 1 2 3। ओके, अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, u से a को डिफरेंट करना है। u से a को अगर डिफरेंट करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। जाहिर है ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचा हमारे यहाँ 3। ओके, अब क्या करना है, होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। होल कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बचा है इसको u से डिफरेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को डिफरेंस करेंगे u से। ठीक है, तो u के डिजिट कौन से थे, 1 2 3 थे, और इसका कौन सा हो गया, इसका हो गया अब 3 ओनली। तो हम अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेंगे हमारे यहाँ 1 2 बचेंगे, 1 2। ओके, तो ये आंसर कौन सा था, ये ए के डिजिट थे, तो इसका मतलब हुआ कि जब u से हमने ए कॉम्प्लीमेंट डिलीट किया तो सेम आंसर आया ए, वो था 1 2। तो उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपको समझ आया होगा। बेसिकली सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट दिखने को मिले, अगर चाहे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो भी उनमें यही कंडीशन अप्लाई हो सकती है उनके डिजिट को देखकर। नंबर हमारे यहाँ 5 है और 6 है। 6 ये है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, ठीक है, ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट, एक तो ए है और दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट है, इनकी यूनियन क्या होगी। ठीक है, हमारे यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका वही सेम है, यू डिफरेंस ए करना होता है। ठीक है, अगर यू से हम ए को निकाल दें तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, यू बचेगा, और उसमें हम फिर ए को डाल दें, यहाँ फिर क्या करना है, ए यूनियन ए करनी है ना। अगर हम यहाँ से यू से ए को निकाल रहे हैं तो हमारे यहाँ सिंपल है, क्या बचेगा, यू बचेगा, और फिर हमने क्या करना है, ए यूनियन करना है, ए यूनियन यू से ए यूनियन यू करना है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, वो यू ही आएगा। तो इसका हमारे यहाँ ऑप्शन कौन से थे, ऑप्शन थे नंबर 1 यू, बी हमारा था यू कॉम्प्लीमेंट, सी हमारा था ए। ठीक है, तो डियर
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए जो होता है वही यू होता है, क्योंकि जब हम ए से यूँ कहूँ कि यू से ए के मेंबर कट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या बचता है, यू बचता है, और जब फिर वही ए को हम यू से मिला देते हैं तो क्या बचता है, हमारे यहाँ ए बचता है, यू बचता है, सॉरी। तो अब अभी हमारे यहाँ कौन सा क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 में है कि इफ सेट इज सेट इस है इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, यानी इसके पावर सेट कितने होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें हमारे यहाँ फार्मूला होता है पावर सेट का फार्मूला ये है इज इक्वल्स टू 2 पावर n। n का मतलब है द नंबर ऑफ सेट्स, सेट मतलब जितने उसमें अंदर डिजिट हों उनकी तादाद जो है ना इनसे मुराद है। तो हमारे यहाँ कितनी तादाद है, 1 2 3, तो पावर ऑफ s इज इक्वल्स टू 2 पावर 3। अब इसको हम खोल के लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो इसका मतलब है हमारे यहाँ इसका आंसर 8 होगा। तो ये सिंपली आप सॉल्यूशन से 8 गेट कर सकते हैं। और इसमें हमारे यहाँ कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 8, सी है 12। तो हमारे यहाँ कौन सा क्वेश्चन का जवाब आया था, 8 आया था, तो 8 इज करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, तो हमारे यहाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ सेट हैज 5 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट विल बी ऑफ इट। अब देखें, ये कह रहा है कि एक सेट है जिसके 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, एक सेट है जिसके 5 एलिमेंट हैं, तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। ये पॉसिबल सबसेट नहीं पूछ रहा, पॉसिबल सेट नहीं पूछ रहा, उसके प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, क्योंकि अगर पॉसिबल सबसेट पूछता तो इम्प्रॉपर सबसेट भी हमारा इंक्लूड हो जाता। ठीक है, ये पूछ रहा है कि उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का हमारे यहाँ क्या है कि इस सेट को छोड़कर ये, क्योंकि एक दूसरे के मतलब इटसेल्फ जो है ना वो प्रॉपर से मतलब होता है सेट ना, अगर कोई सेट है तो वो खुद उसका अपना भी सबसेट होता है, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर दूसरा सेट मैं इस तरह का लूँ तो ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो इसका प्रॉपर सेट सबसेट क्या होगा, वही फार्मूला है पावर सेट फाइंड करने का। पावर सेट फाइंड करेंगे हम, इसके कितने हैं, 2 पावर 5 है। ठीक है, 5 है तो ये कितना होगा, 32 होगा, 32 होगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रॉपर सबसेट कितने हैं, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसमें इम्प्रॉपर सबसेट भी इंक्लूडेड है। तो हमारे यहाँ प्रॉपर सबसेट यहाँ पे होंगे 31। ओके, और इसमें हमारे यहाँ की में थोड़ा प्रॉब्लम था जो हमने दी थी एकेडमी वहाँ पे लिंक के ज़रिए, तो उस की में यहाँ 32 था, टाइपिंग मिस्टेक थी। ओके, तो हमारे यहाँ और कौन सा क्वेश्चन बचा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन A is equals to what। अब देखें, ये कह रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू है A इंटरसेक्शन B के, देन A इज इक्वल्स टू what, मतलब A ऐसे क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए जो ये दोनों कंडीशन हमारे यहाँ वेरी करें। ठीक है, ये दोनों कंडीशन पॉसिबल हो जाएं। हमारे यहाँ अभी ऑप्शन मिले हुए हैं बी का ऑप्शन ये है कि 0, सी है ए यूनियन बी, एंड डी है हमारे यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी कब इक्वल हो सकते हैं। अब देखें, अगर हम ए को लें, फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं ए को हम इज इक्वल टू बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन बी हो जाएगा इज इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी यूनियन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या एक दूसरे के इक्वल हैं? ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि बी को अगर बी से मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल बी आएगा, और बी को बी से इंटरसेक्शन करेंगे तो बी एक दूसरे के इक्वल है, तो लिहाजा इंटरसेक्शन भी उनका बी ही आएगा। तो ये कंडीशन वेरी करती है। तो यहाँ ए क्या होगा, इज इक्वल टू बी क्या होगा, आगे जाना ही नहीं है, नीचे जाना ही नहीं है। पहला मतलब पहला ऑप्शन ही हमारे लिए करेक्ट साबित हुआ। ओके, तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। अब ये कहता है कि दो सेट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी हैं। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, देन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि दो जो ये सेट मिले हुए हैं वो नॉन एम्प्टी हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिजिट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी को अगर करें, हम मिलाएं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे यहाँ नीचे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ए। ठीक है, सी दिया हुआ है ए यूनियन बी, एंड डी दिया हुआ है हमारे यहाँ बी। अगर हम यहाँ पहले क्योंकि हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, जो इसके साथ हम मिलाएं तो हमारे यहाँ इनमें से कोई कंडीशन वेरी करे। फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं सेट, अब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, ए लेते हैं हमारे यहाँ 1 2, ठीक है, और हमारे यहाँ ये बी लेते हैं 1 2 3। ओके, तो हम अभी इसका इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, ये सेम है तो यही रखेंगे हम। ओके, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अगर इसको हम ए से यूनियन करें तो ए का कौन सा आंसर था, ए के डिजिट कौन से थे, 1 2 थे। अगर 1 2 को 1 2 से हम यूनियन करें तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, जाहिर है। तो इसमें कहीं ए मिल रहा है हमें, यस बी में मिल रहा है, तो इसका मतलब है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ये कंडीशन वेरी करती है। ओके गाइस, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां नंबर क्वेश्चन पड़ा हुआ है एक। उम्मीद है कि आपको अभी समझ बिल्कुल ही आ रहा होगा, अगर ना भी समझ आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, 5 माइनस ए सेट इज इक्वल टू ए, और हमारे यहाँ ऑप्शन ए है ट्रू और ऑप्शन बी है फॉल्स। अब आप खुद देखें, यहाँ पे हमने डिफरेंस का क्या पढ़ा था कि पहले वाले सेट से जो दूसरा है ना वो डिफरेंस करते हैं। अब यहाँ पे पहला सेट क्या पड़ा हुआ है हमारा, 5 पड़ा हुआ है, 5 डिफरेंस ए कर रहे हैं हम। ठीक है, 5 डिफरेंस ए इज इक्वल टू व्हाट, ये एक 5 हो गया, ये डिफरेंस ए हो गया। ठीक है, यहाँ ए के हम ले लेते हैं मेंबर फर्ज तौर पर 1 2 3। ओके, अब ये कह रहा है कि 5 डिफरेंस ए इज इक्वल टू ए होगा या नहीं होगा, ये ट्रू है या फॉल्स कंडीशन दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने ये सीखा है पिछले डिफरेंस में कि पहले वाले से हम दूसरा वाला डिफरेंस करते हैं और जो पहले वाले में बचते हैं वही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहला वाला है ही खाली, तो उससे डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ डिफरेंस होगा ही नहीं। तो फिर बचेगा क्या हमारा, बचेगा तो हमारा 5 सेट ही, क्योंकि डिफरेंस हुआ ही नहीं है। ज़ाहिर है पहले वाले से जो डिजिट हों वो डिफरेंस करके जो पहले वाले के बचें हम वही रखते हैं। तो यहाँ डिफरेंस हुआ ही नहीं, पहले वाला बच गया हमारा एम्प्टी सेट। तो यहाँ पूछ रहा है क्या ये ए के इक्वल है कि नहीं है, तो यहाँ एम्प्टी आ रहा है, तो ये ए के इक्वल कैसे होगा, तो जाहिर है ये ए के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ओके गाइज, तो अब हमारे यहाँ 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में हमारे यहाँ क्या मिलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे यहाँ है कि इफ 2 सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स
देन द इंटरसेक्शन ऑफ दोज टू सेट्स विल बी, अब यहां कह रहा है इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, then the intersection of those sets will be said as, ऑप्शन हमारे यहाँ हैं, फर्स्ट है हमारे सिंगलटन सेट, उनकी जो हमारे यहाँ इंटरसेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, सिंगलटन सेट कहलाएगी। नंबर 2 है हमारे यहाँ, दूसरा नंबर पे हमारे यहाँ क्या पड़ा हुआ है, ये यूं कहूँ कि ये ए है, ये बी है, ओके, इम्पटी सेट कहलाएगी। नंबर सी है हमारे यहाँ, या यूनिवर्सल सेट कहलाएगी। तो गाइज ऊपर देखें ज़रा कि कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि वो डिसजॉइंट सेट है, तो लिहाजा डिसजॉइंट सेट्स की इंटरसेक्शन होती ही नहीं है, लेकिन वो इम्पटी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 2 सेट दिए हुए हैं जो डिसजॉइंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, या यूँ ले लूँ हम, ये ए है, ये हमारे यहाँ बी है, ये ए ले लूँ 1 2 3, 1 2 ले लूँ, और यहाँ बी ले लूँ 3 4, तो क्या ये इन एक दूसरे के कुछ ना कुछ इनके डिजिट आपस में सेम है या नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट हुए। अगर इनके हम इंटरसेक्शन करें तो हमारे यहाँ क्या इंटरसेक्शन आएगी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे यहाँ आएगा इज इक्वल टू इम्पटी सेट। वो यही पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन वेरी करती है। अगर इस तरह के 2 सेट हों तो उनको हम सिंगलटन का सेट का नाम दे सकते हैं, या यूनिवर्सल सेट का नाम दे सकते हैं, या इम्पटी सेट का नाम दे सकते हैं। उनका आंसर हमारे यहाँ मिलेगा इम्पटी सेट। ओके गाइस, क्योंकि डिसजॉइंट सेट कहते ही उसे हैं जिसकी आपस में इंटरसेक्शन पॉसिबल ही ना हो। ठीक है गाइस, तो हमारे यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं कि कौन सा 13 नंबर हमारे यहाँ क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है 13 जो हमारे स्टूडेंट्स पीछे पड़ गए इससे। 2 sets are overlapping sets, then A difference B equals to B difference A। अब ये कह रहा है कि 2 sets are overlapping sets। ओवरलैपिंग का हमने पीछे पढ़ा था कंसेप्ट कि 2 सेट जिसके आपस में डिजिट सेम हो, ओवरलैपिंग सेट्स। देन कंडीशन दे रहा है, देन A डिफरेंस B इज इक्वल्स टू B डिफरेंस A। पहली बात तो ये वाली जो डिफरेंस है वो एक दूसरे के इक्वल तब होती है जब ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हों। ये इस तरह की कंडीशन तब इक्वल होगी जब ये दोनों सेट A B के इक्वल हो, B A के इक्वल हो, तब ये कंडीशन इक्वल हो सकती है। क्योंकि अगर उनके सेम आपस में डिजिट होंगे तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे और हमारे यहाँ आंसर बचेगा इम्पटी सेट। अगर ऐसा नहीं है, इस B के सेट B के जो डिजिट हैं वो अलग हैं, सेट A के डिजिट अलग हैं, तो इसकी डिफरेंस कभी भी इस तरीके से सेम नहीं होती, चाहे ओवरलैपिंग हो चाहे ना हो। फॉर एग्जांपल हम सेट ले लेते हैं, A इज इक्वल टू हमारे यहाँ है 1 2 3, ओके, हमारे यहाँ B है इज इक्वल टू 3 4 5। अगर ये हम सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो ये ओवरलैपिंग सेट बनते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब यही था, हमने पीछे पढ़ा है, जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। तो इनका कौन सा डिजिट सेम है, इनका 3 डिजिट सेम है। ए के दूसरे क्या है 1 और 2 हैं, उसमें क्या है 4 और 5 हैं। ज़ाहिर है ये ओवरलैपिंग सेट है, तो इनका ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए ये पूछ रहा है क्या बराबर होगा या नहीं होगा, या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जाहिर है ये कंडीशन फॉल्स ही होगी, क्योंकि ए डिफरेंस बी में अगर करें हम तो ये कट हो गया, ठीक है, बाकी ए के जो मेंबर बचेंगे वही होगा ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ 1, 2। ठीक है, अगर बी डिफरेंस ए को ले लें हम इस वाली साइड को, तो बी डिफरेंस ए, बी को हम पहले रखेंगे, ए को हम बाद में रखेंगे, तो ये फिर 3 वाला जो हमारा डिजिट है वो डिलीट हो जाएगा और बी डिफरेंस ए का आंसर ये होगा, बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू होगा 4 5। ठीक है, क्योंकि हम पहले वाले डिजिट को रखते हैं,
ए डिफरेंस बी किया हमने, तो इसके एक डिजिट रखने पड़ेंगे जो बचेंगे, अगर नहीं बचेंगे तो एम्प्टी सेट लिख देना पड़ेगा, ठीक है। और बी डिफरेंस ए में हम कौन से डिजिट रखेंगे, जो बी में बचेंगे, अगर नहीं बचेंगे तो एम्प्टी सेट रखेंगे, लेकिन ए के डिजिट नहीं रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कलेक्टिवली डिजिट नहीं रखते हम। तो यहाँ बी के डिफरेंस में हमारे जो डिजिट बचे वो 4 और 5 थे, ठीक है। तो ये ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए, तो हमारी कौन सी कंडीशन वेरी करती है, फॉल्स वाली। ओके गाइज, तो हमारे यहाँ 14th क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है और 15th क्वेश्चन लास्ट होगा हमारे यहाँ आगे वाला, क्योंकि हमारे टेस्ट में थे ही 15 क्वेश्चन टोटल, तो ये हमारे यहाँ सेकंड लास्ट है 14, ठीक है गाइज। 14 में है पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। हमारे यहाँ अभी पड़ा हुआ है, क्या पढ़े हुए हैं हमारे यहाँ, ऑप्शन पढ़े हुए हैं, ये क्या 5 सेट होगा, नंबर बी पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, क्या ये यूनियन होगा, नंबर सी पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, क्या ये 0 होगा, नंबर डी पड़ा हुआ है हमारे यहाँ नॉट, क्या इसमें से नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें देखना यह है कि पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इस तरह की कंडीशन को क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे यहाँ टाइम ना हो तो इस तरह की कंडीशन को सिर्फ दिमाग में ही सोच लेना चाहिए, अगर समझ ना आया हो तो उसके बाद जो है ना हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं कि पी कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि पी जो है ना यू से डिफरेंस करते हैं, ठीक है, पी यू से काट लेते हैं तो मेंबर बचते हैं यू के, तो उसको हम कहते हैं कि पी कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है, सॉरी डिफरेंस का वर्ड आ गया, पी कॉम्प्लीमेंट इस तरह से फाइंड करते हैं कि पी ये होती है इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये कंडीशन होती है। और फिर इंटरसेक्शन अगर इसका करें तो क्या होगा और किस तरह होगा, ये अभी हम सॉल्व कर देख लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी पी के मेंबर्स हैं, ये हमारे यहाँ पी के मेंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3, ठीक है, और हमारे यहाँ यू के मेंबर्स हैं, क्योंकि हमें यू ज़रूर चाहिए यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यू के मेंबर है 1 2 3 4 और 5, ओके। तो हमने कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि यू डिफरेंस पी इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट, हमने कॉम्प्लीमेंट करना है तो पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट होगा, क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है डिफरेंस करना होता है, तो ये हो जाएंगे डिलीट, बचेगा 4 और 5, ओके। अब देखें ये पी कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब पी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, पी इंटरसेक्शन के साथ, पी के साथ इंटरसेक्शन करना है ना, तो पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें क्या इसका इंटरसेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि पी कॉम्प्लीमेंट के जो हमारे डिजिट मिले हैं, जो हमारे एलिमेंट मिले हैं वो 4 5 हैं, एंड हमारे पी के क्या थे 1 2 3 थे, तो इनका आपस में इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ कौन सा दिया हुआ था, एम्प्टी सेट मिला हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 5 सेट, सॉरी इस तरह लिख दिया, इसको मैंने इस तरह लिखना चाहिए था 5 सेट, तो हमारे यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन पड़ा हुआ था वो था 5 सेट, ओके गाइज। तो इसमें हमारा 5 सेट वाली कंडीशन वेरी करेगी। हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है, एमसीक्यूज है हमारे यहाँ लास्ट 15, वो कौन सा है देख लेते हैं। 15 हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, अ सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। अब ये देखें मैंने पहले ही समझा दिया था, द कंसिडरेशन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें उस लेसन में यूँ कहूँ या उस सम में जो भी दूसरे सेट हों उन सब के एलिमेंट मौजूद हो उसमें, यानी जो सारी नदियाँ हों वो बहकर एक ही समंदर में जाती हैं। ये कह रहे हैं कि ये छोटा सेट है, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये सेट क्या होगा, ये यही पूछ रहा है कि इफ अ सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, ये कह रहा है कि ये एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स के एलिमेंट कंटेन करता हो, अपने अंदर रखता हो, तो उसे हम कौन सा नाम देते हैं। ऑप्शन पड़ा हुआ है नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, नंबर बी यूनिवर्सल सेट, नंबर सी हमारे पास पड़ा हुआ है सिंगलटन सेट, ठीक है गाइस। तो जाहिर ही है यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ये हमने कंडीशन पढ़ी थी और ये हमारे यहाँ फर्स्ट ही सेट में लिखा हुआ है, जब सेट का चैप्टर शुरू करते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सारे एलिमेंट्स का बाप होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है और जो दूसरे सेट बनते हैं वो सारे इस यूनिवर्सल सेट से बनते हैं। तो गाइज ये थी हमारे टेस्ट और ये हो गई हमारी सॉल्यूशन। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।